Good morning, students. My name is Aman Sharma, and I am going to teach you a very important topic of your history, which is chapter 7. And this chapter is very important from the examination point of view. तो ये एग्ज़ाम में भी ये जो चैप्टर है ये 3 से 5 मार्क्स तक का आता है हर बार. तो ये चैप्टर है जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप द वार. तो जो अशोक हैं जिनके बारे में हम सभी थोड़ा थोड़ा पढ़े भी होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की वंशज में आते हैं. ही कम्स आफ्टर बिंदुसार. सो लेट अस नो अबाउट हिम. सो देर आर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन मेड बाय मी. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वॉच इट. सो हियर लेट्स स्टार्ट. अब हम लोगों के मन में एक डाउट होगा कि एम्पेरर यहाँ पे वर्ड आया अशोका के लिए. तो हमने किंग सुना था अभी तक. तो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किंग एंड एम्परर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर. तो वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे बहुत सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बिग किंगडम इज़ एम्पायर. तो एक जो बहुत बड़ा राज्य होता है, बहुत बड़ा देश होता है, उसे हम एम्पायर कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ छोटा छोटा सा चीज़. हाउ इज़ एन एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. सो लेट अस नो. एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स. यहाँ पे लिखा हुआ है अ बिग किंगडम, उसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पे. एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स. देयरफॉर यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि रिसोर्सेज अब ज़्यादा चाहिए होंगे. अगर कोई चीज़ बड़ी है तो रिसोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होंगे. वी आर लिविंग इन मध्य प्रदेश. सपोज वी लिव इन यूपी, उत्तर प्रदेश. सो इट इज़ बिगर देन मध्य प्रदेश. So the resources will be more. The second one is they need to be protected by bigger armies. तो बड़ा जब क्षेत्रफल होगा डेफिनेटली आर्मीज़, प्रोटेक्टर्स बड़े चाहिए होंगे. थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो नीड लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस. हाँ, तो जो टैक्सेस वगैरह लेंगे उसके लिए ऑफिशियल्स और जो मेंबर्स हैं दे विल बी मोर देन द किंगडम. सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस. नाउ you can see here more resources, larger kingdom, bigger armies, larger number of officials. तो ये चार चीज़ें हैं जो हम तुरंत ध्यान में रख सकते हैं. Now let us talk about चंद्रगुप्त मौर्य. तो he is the grandfather of Ashok. So here two things are very important to know. One, empire was found by Chandragupta Maurya. So Mauryan empire बोलेंगे हम इनको, Mauryan empire found by Chandragupta Maurya 2300 years ago. And the next point is Chanakya or Kautilya. He is the guru of Chandragupta Maurya. He is the mentor of Chandragupta Maurya. Very wise man and he helped him a lot. You must be knowing that चाणक्य कौन थे. चाणक्य ने 2 पुस्तकें लिखी, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, जो बहुत फेमस हुई. अर्थशास्त्र तो आजकल भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके यूनिवर्सिटी लेवल में भी रिकमेंड किया जाता है, पढ़ाया जाता है. और यहाँ पे अब एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे. तो एम्पायर बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी सिटीज़ होंगी वहाँ पे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैनी सिटीज़ इन द एम्पायर. देर आर 3 कैपिटल. सो एक मेन कैपिटल था दैट वाज नोन एज पाटलिपुत्र एंड 2 प्रोविंशियल कैपिटल थे, तक्षशिला एंड उज्जैन. तो हम इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे. ये देख सकते हैं आप, एक मैप है. दिस इज़ पाटलिपुत्र विच इज़ मेन कैपिटल. दिस इज़ तक्षशिला विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ द सेंटर उज्जैन. ये 2 प्रोविंशियल कैपिटल और एक पुर्तगाल, पाटलिपुत्र इज़ द मेन कैपिटल. तो यहाँ पे हमने ये 3 कैपिटल्स देखे, इनके फंक्शंस हम आगे जानते हैं. तो जो सिटीज़ थी एम्पायर में, वहाँ पे 2 प्रोविंशियल कैपिटल जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, विच इज़ तक्षशिला एंड उज्जैन. सो वाई तक्षशिला वॉज इम्पॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है. दिस इज़ गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. तो ये जो गेटवे था नॉर्थ वेस्ट में, जो कम्युनिकेशन होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, वहाँ पे तक्षशिला वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उज्जैन नॉर्थ टू साउथ इंडिया में जब जाना होता था, मैप में और अच्छे से समझ में आएगा ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ इंडिया जो लिखा हुआ है तक्षशिला और उज्जैन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. लेट्स सी, दिस इज़ द मैप. हियर यू कैन सी तक्षशिला.
सो दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट रीजन। यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है, सो दैट इज़ वाई द तक्षशिला वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर दिस इज़ उज्जैन। तो उज्जैन में नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ आने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रीज़न था। दैट इज़ वाई दिस इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर। नाउ हियर ये देखिए नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। मैं आप लोगों को 2-3 ऐसे पॉइंट्स बचाऊंगा जो कि बुक में इंपॉर्टेंट नहीं, बुक में नहीं है मेंशनड, बट ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये जानना चाहिए। तो तक्षशिला और तक्षशिला के बारे में हम कुछ देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी अभी बताया जस्ट। लोकेटेड प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है, और इट इज़ फेमस फॉर हैविंग वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी। तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य पढ़ाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द स्टूडेंट और यहीं से पढ़े हुए थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट अस नो अबाउट सिटीज़। हम बात ही कर रहे थे, तो सिटीज़ में कौन कौन रहते थे, ये क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था आई थिंक 2 years अगो। सो मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट्स पर्सन, ये 3 चीज़ें याद कर ली, सिटीज़ में रहते थे। मर्चेंट्स व्यापारी, ऑफिशियल्स जो ऑफिशियल रैंक पे होते थे, क्राफ्ट पर्सन जो अलग अलग टाइप के ऐसे लोग होते थे, दे यूज्ड टू लिव इन सिटीज़। अच्छा, अभी विलेजेस भी होंगे जब सिटी हैं, तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट विलेजेस। सो विलेजेस में फार्मर्स रहते थे। इन फॉरेस्टेड एरियाज पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड एनिमल्स। तो हंट करके वो लोग एनिमल्स को रखते थे। इस तरीके से विलेजेस का एक एटमॉस्फेयर था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे विलेजेस की। अब यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ स्मॉल एम्पायर, ये बहुत बड़ा एम्पायर था। जब बहुत बड़ा एम्पायर होगा तो वहाँ पे अलग अलग जगह के लोग होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से जब अलग अलग जगह के लोग होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लोगों की लैंग्वेजेस बदल जाती हैं। वहाँ के जो खाने पीने का रंग ढंग होता है वो बदल जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ spoke different languages, are different kind of foods they used to eat, and different kinds of cloths वहाँ पे। तो ये एक देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एम्पायर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बोध गया, पाटलिपुत्र, सांची, उज्जैन, ये पूरा का पूरा उनके पास में एक किंगडम था। नाउ रूलिंग द, मैंने साथ साथ में मैप्स भी लगा रखे हैं क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूलिंग द एम्पायर, तो अब जो इतना बड़ा एम्पायर है, अब इसको रूल करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इन लोगों ने क्या पॉलिसीज़ बना रखी थी, व्हाट आर द पॉलिसीज़ दे हैव सेट। अभी अभी जस्ट हम इसको जल्दी से जानते हैं और उसके बाद किस तरीके से और भी आगे की इन लोगों ने योजनाएं बनाई थी, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस, वो सारी चीज़ें हम एम्पायर की देखते हैं। तो मैंने बताया है जैसे पाटलिपुत्र अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पायर। तो वहाँ के जो राजा थे अशोक, एम्पायर थे, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में पाटलिपुत्र का जितना भी डिसीजन होता था, जितना भी चीज़ होता था, दैट वाज अंडर द पाटलिपुत्र। उनका पूरा पाटलिपुत्र में एक सुपरविज़न था किनका, एम्पायर का। एंड द सेकेंड थिंग, अदर एरियाज़ ऑफ प्रोविज़न, और तक्षशिला और उज्जैन बाकी जितने और भी सिटीज़ होती थी उनको देखने के लिए प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला और उज्जैन होते थे। तो यहाँ पे हम एक पुरानी फ़ोटो देख सकते हैं। दिस इज़ द ओल्ड पिक ऑफ पाटलिपुत्र एंड दिस इज़ अ तक्षशिला एंड वन पिक ऑफ उज्जैन ऑल्सो विच वी नो वेरी वेल। नाउ रूलिंग इन पाटलिपुत्र, सो एम्पायर जो था वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड था एम्पायर के, और बहुत बढ़िया से ये लोगों ने मैनेजमेंट बना रखा था इसका। तो यहाँ पे किस तरीके से पाटलिपुत्र में रूलिंग होती थी वी विल नो नाउ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से देखिए। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हेल्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस। तो जो ऑफिशियल्स होते थे, अब देखिए कोई भी किंगडम को चलने के लिए देयर इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ मनी, देयर इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ मैन पावर। सो हाउ द मनी विल कम, सो देयर वॉज अ मीडियम विच वॉज नोन एज टैक्सेस। तो ये जो ऑफिशियल्स जो होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे किन से, फार्मर से, क्राफ्ट पर्सन से। और ऑफिशियल्स ऑल्सो पब्लिश्ड दोज हु डिसोबेड, तो सॉरी पब्लिश्ड नहीं, दिस इज रिटन पनिश्ड। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर।
तो जो ऑफिशियल्स होते थे उनके दो काम थे। पहला क्या था, टैक्सेस कलेक्ट करना, और दूसरा क्या था कि जो भी डिसओबे करता है, जो भी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसको पनिशमेंट देना। मैनी ऑफ द ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, तो ये लोग जो थे इनको सैलरीज प्रॉपरली मिलती थी। अदर पीपल्स, और कौन कौन से लोग थे जो कि पाटलिपुत्र की रूलिंग में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते थे? तो पहला मैसेंजर, स्पाइज एंड रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे कुछ भी होता है तो मैसेंजर्स, आजकल के जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं था उस टाइम पे, सो कुछ लोग अपॉइंट किए जाते थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक एक मैसेज को कन्वे करते थे। दे वर नोन एज मैसेंजर्स। अच्छा, कुछ ऐसे लोग थे, अच्छा जैसे ऑफिशियल्स रखे हुए हैं, मैंने बताया दो चीज़ों के लिए, टैक्सेस के लिए और पनिशमेंट के लिए। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं, हो सकता है इनमें भी कोई करप्ट हो, तो उनको ध्यान में रखने के लिए, उन पर निगरानी बना के रखने के लिए यहाँ पे स्पाइसेस होते थे, जासूस होते थे, जो इन पे भी निगरानी रखा करते थे और डायरेक्टली एम्पायर के जो सीनियर मिनिस्टर्स होते थे उनको कंप्लेन करते थे। और ये जो सभी अलग अलग प्रकार के लोग थे, ऑफिशियल्स थे, स्पाइसेस थे, मैसेंजर्स थे, इन सभी लोगों पे निगरानी रखने के लिए, सुपरविज़न के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक लोग होते थे, रॉयल फैमिलीज़ एंड सीनियर मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से इनका रूलिंग चलता था। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू मैंने यहाँ पे इजी किया है, मैसेंजर्स, स्पाइसेस एंड रॉयल फैमिली के मेंबर्स। नाउ रूलिंग अदर एरियाज़। अब हमने देखा कि किस तरीके से पाटलिपुत्र में रूलिंग हो रही थी। इसके अलावा भी तक्षशिला और उज्जैन है, वहाँ पे किस तरीके से रूलिंग होती थी, वहाँ पे कौन रूल करता था, वो हम जानेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एम्पायर जो होता था, जो किंग होता था, अशोक थे, वो डायरेक्टली पाटलिपुत्र में अपने सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स के साथ में रूलिंग करते थे। लेकिन अब तक्षशिला और उज्जैन जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, उसका क्या? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, रूल्ड प्रोविंशियल कैपिटल लाइक तक्षशिला एंड उज्जैन। इसके लिए रॉयल प्रिंस जो होते थे, उनके दरबार के जो प्रिंसेस होते थे, जैसे राजा के बेटे हो गए और उनके रिलेटिव्स हो गए, ये लोग जो होते हैं ये रॉयल प्रिंसेस होते हैं जो कि गवर्नर्स के जैसा एक्ट करते हैं, और ये पाटलिपुत्र और उज्जैन तक्षशिला और उज्जैन में रूल करते थे। नेक्स्ट, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर किया मैंने। रूलिंग अदर एरियाज़, रूलिंग इन बिटवीन एरियाज़। अब हमने देखा कि किस तरीके से जो पाटलिपुत्र था कैपिटल, वो रूल होता था, उसके प्रोविंसेस जो थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उज्जैन एंड तक्षशिला, वो रूल होता था। और यहाँ पे बिटवीन एरियाज़ जो और भी बहुत सारा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेस, इट वॉज अ ह्यूज प्लेस, सो यहाँ पे कुछ इन बिटवीन एरियाज़ होते थे, वहाँ पे किस तरीके से रूलिंग होती थी उसको हम समझते हैं। देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, उज्जैन और तक्षशिला के बीच में भी जो एरियाज़ होते थे उसको रूल करने के लिए जो मौर्यंस होते थे वो क्या करते थे, रोड एंड रिवर्स को रूल करते थे, और रिसोर्सेज को, जो कि जैसे रोड और रिवर्स होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे मीडियम होते हैं, तो उस पर वो लोग कुछ इम्पॉर्टेंट उनके जो मिनिस्टर्स होते थे उनको भेज करके वहाँ पे रूलिंग करते थे, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्सेज जो होते हैं, वॉट एवर रिसोर्स वर अवेलेबल वर कलेक्टेड एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स के रूप में काम आती है, तो उसको टैक्स और ट्रिब्यूट के जरिए वो ले लेते थे। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एग्जामिनेशन में भी आता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ट्रिब्यूट, तो वो अभी हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, एक अर्थशास्त्र बुक थी जो मैंने बताया, रिटन बाय चाणक्य। द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। तो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था, मैंने बताया तक्षशिला रीजन, वहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह जो होते थे वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते थे। साउथ इंडिया वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। तो साउथ इंडिया में बहुत गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स वगैरह मिलते थे, तो दिस इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। नाउ वी विल नो दैट टैक्सेस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, एक बहुत बढ़िया चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
यूजुअली द टैक्स जो होते थे, जो फार्मर्स से लेते हैं, वो 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड, तो जो भी उनने प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 भाग जो होता है वो टैक्स के रूप में जो एम्पायर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, वो ले लिया करते थे। तो मैं ऐसे बीच बीच में पुराने चैप्टर से जो लिंक हो करके चीज़ें आ रही हैं, दैट आई विल ट्राई टू ऐड ऑन द प्रेजेंटेशन सो यू कैन रिवाइज द प्रीवियस थिंग ऑल्सो। टैक्स वर्सेस ट्रिब्यूट, तो टैक्स क्या है? रेगुलर बेसिस पे दिया जाने वाला जो अमाउंट होता है, जो भी अगर आप दे रहे हैं, एक फ़िक्स होती है ये चीज़ें और रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। जैसे अगर सेट कर दिया कि 15th ऑफ एवरी मंथ, so it will never be 20th or 21st day, 22nd day, it will be 15th only. So this is what regular basis. लेकिन जो ट्रिब्यूट होता है, ये होता है when it was possible, जब कभी भी आपके पास है वो पर्टिकुलर रिसोर्स, आप उसे एज अ ट्रिब्यूट दे सकते हैं। तो क्या डिफरेंस देखा आपने? रेगुलर बेसिस पे दिया जाने वाला जो होता है वो टैक्स होता है, और जब भी आपके पास है तब दे सकते हैं, वो क्या होता है? ट्रिब्यूट होता है। नाउ और अच्छे से समझाने के लिए, जो टैक्स होता है वो फिक्स होता है, व्हाट हैड टू बी पेड, व्हेन इट हैड टू बी पेड, कब दिया जाए, क्या दिया जाए, कितना दिया जाए, हाउ मच हैड टू बी पेड, वो सारी चीज़ें जो होती हैं फिक्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टैक्स बोलते हैं। और ट्रिब्यूट किसे बोलते हैं? विच इज़ नॉट फिक्स्ड, अभी मैंने बताया। व्हाट हैड टू पेड, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती ट्रिब्यूट के केस में। व्हेन इट हैड टू बी पेड, हाउ मच, जब आपके पास हो तब आप, जो भी चीज़ आपके पास हो तब आप उस चीज़ को दे सकते हैं। सो दिस इज ट्रिब्यूट। नाउ अ ट्रू अकाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्पायर। अब इस एम्पायर के बारे में हमें और क्या क्या जानने को मिला? कोई हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अभी तक जितना भी डिस्कस किया, व्हाट इज़ द ऑथेंटिक प्रूफ, हमारे पास क्या सबूत है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं? तो यहाँ पे ट्रू अकाउंट के लिए मेगास्थनीज नाम के एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थे, एंड ही केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के टाइम पे ये उनके दरबार में आए थे, और उन्होंने जो देखा उन्हें बहुत जगह पे पब्लिश किया, बहुत जगह पे लिखा, तो हम उनके बारे में जानते हैं। सो ही इज़, यू कैन सी दिस मैन इज़ मेगास्थनीज, एंड ही इज़ लुकिंग द all the kingdom, how the kingdom is properly ruled, governed, everything. So here, अच्छा इनको भेजा किसने था? तो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर करके एक एम्पायर थे, वो एम्पायर ने इन्हें भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए देखिए लिखा हुआ है, ट्रू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एम्पायर। ग्रीक रूलर सेक्यूस, मैंने बताया जो निकेटर थे, उन्होंने इनको भेजा था, सेंड टू एम्बेसडर मेगास्थनीज, और कहाँ पे भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, वो सारी चीज़ों को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट मैंशनड इन योर बुक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो हैं डिस्क्राइब इंडिया इन हिज बुक, उनने पूरे इंडिया में जो जो देखा, जो जो ऑब्जर्वेशन किया, उनने इंडिका नाम की एक बुक लिखी। ही हैज़ written a book which is known as Indica. The original book is now lost. It is very unfortunate that we do not have the original book, but लैटिन एंड ग्रीक वर्क में उनके कुछ कुछ अवशेष जो हैं वो अभी भी संरक्षित हैं, विच इज़ वी हैव दैट एंड वी कैन नो समथिंग अबाउट दैट। सो हियर आप लोगों की बुक का ये मैंने एक पार्ट ले रखा है, इसमें आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं मेगास्थनीज ने क्या क्या ऑब्जर्व किया जब वो इंडिया में आए थे, और उन्होंने क्या क्या लिखा। उसको मैंने बहुत इजी लिखा है, छोटे छोटे कंक्लूजन्स मैंने ड्रॉ किए हैं इससे। तो पहले तो उन्होंने एम्पेरर के बारे में लिखा। एम्पेरर कौन है? अशोक। तो अशोक के बारे में उन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं, हम पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या। द एम्पेरर पब्लिक अपीयरिंग वॉज सेलिब्रेटेड ग्रैंडली। तो जब भी वो पब्लिक में आते थे, सभी लोगों के बीच में आते थे, तो बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होता था। और क्या हमने देखा, उन्होंने क्या लिखा है उस पूरे एक अपने डिस्क्रिप्शन में, वेरी रिच एम्पायर। तो कैसा एम्पायर था वो, जो पूरा राज्य था वॉज वेरी रिच। तो कैसे हम इसको पता लगा सकते हैं? आपका मैंने बताया, ये जो आपकी बुक में ये जो
है इसको आप साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने उसी से एब्स्ट्रैक्ट की है और लिखा है यहाँ पे। तो नाउ यू कैन सी वेरी रिच एम्पायर, गोल्डन पेलेक्विन थे एंड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो एलिफेंट्स थे वो डेकोरेटेड थे, जो राजा की पालकी थी वो भी गोल्ड की थी। तो इससे हम समझ सकते हैं वेरी रिच एम्पायर। पीपल इन्जॉयड पॉम्प एंड शो, वहाँ पे कुछ शोज़ भी होते थे, कुछ कार्यक्रम भी होते थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लॉक्स ट्रेंड पैरट्स, जो तोते होते हैं उनका झुंड का झुंड जो होता है वो ट्रेनिंग के बाद में आकर के जो अशोक थे उनके चारों तरफ घूमा करता था, एक वो कलाकारी दिखाया करते थे। द एम्पेयर हैड टू फॉलो प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो अशोक जो थे वो, या फिर उनने जब देखा था तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो कोई भी एम्पेयर हो वो ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे। तो उन्हें प्रिकॉशंस रखने होते थे। क्या क्या प्रिकॉशंस थे? सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, यहाँ पे लिखा हुआ है एक और चीज़, क्या? फूड बिफोर ही ईट्स। तो कोई और उनके खाने से पहले उस खाने को खाता था कि इसमें कोई जहर वगैरह तो नहीं मिला, इस तरीके की प्रिकॉशंस रखते थे। नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, एक ही बेडरूम में वो 2 रात से ज़्यादा नहीं सोते थे। हो सकता है कोई डेंजर हो, कोई अनहैपनिंग हो जाए, उसके लिए वो प्रिकॉशन रखते थे। देयरफॉर फियर ऑफ ट्रेटर्स और एनिमीज़ किलिंग द एम्पेयर, इस तरीके से एम्पेयर को डर था कि कोई उनका जो दुश्मन है वो कोई किसी तरीके से अटैक ना कर दें। तो वो नोटिस किया मेगास्थनीज ने एम्पेयर के बारे में। नाउ उनने पाटलिपुत्र के बारे में क्या एज्यूम किया, क्या उनने नोटिस किया वो भी लिखा हुआ है। मॉडर्न पटना जो कि है पाटलिपुत्र। सो यहाँ पे लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी थी। यहाँ पे भी हमने देखा कि कितने ज़्यादा रिच थे वहाँ के लोग और कितनी बड़ी वो सिटी थी, कितना ब्यूटीफुल सिटी थी। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट से देख सकते हैं। वेल बिल्ट एंड फोर्टिफिटेड, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, जैसे सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, बहुत बड़ा वॉल था। 570 टावर थे वहाँ पे, 64 गेट्स थे वहाँ पे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं लार्ज, बहुत लार्ज था। स्ट्रॉन्ग वेल मेड हाउसेस, बहुत अच्छे हाउसेस वहाँ पे वेल मेड थे। ब्यूटीफुल पैलेस एंड इम्प्रूव्ड क्राफ्ट, वहाँ पे क्राफ्ट भी बहुत अच्छा था। एंड प्रॉपर प्लांट सिटी, उसमें इरिगेशन वगैरह का, ड्रेनेज वगैरह का, अलग अलग प्रकार का जितना भी स्ट्रक्चर्ड होता है वो प्लानिंग के साथ में वहाँ पे किया हुआ था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस है, एम्पायर और किंगडम में, किंग में क्या डिफरेंस है। और हमने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखे जो कि बुक में मेंशन नहीं है। जिस तरीके से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जानी। तो इसके साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। और पार्ट 2 में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उसका एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अशोका के बारे में हम जानेंगे, जो चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन थे। कलिंगा वॉर एक इम्पॉर्टेंट वॉर है जिसके बारे में हम जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे फाइट किया और लास्ट में उन्होंने अपने आप को बैक ले लिया, अपने आप को रिवर्स ले लिया। उन्होंने युद्ध जो था, वॉर को कंटिन्यू करने का जो प्लान था वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन किया है, वो भी हम जानेंगे। किस तरीके से अशोक का जो धर्म था, जिसको धम्म कहा गया है यहाँ पे, अशोक ने क्या क्या धर्म जो थे वो उनने अपने प्रीच किया था अपनी पब्लिक में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना के साथ में आपकी एक फ़ोटो वहाँ पे बुक में दी हुई है, इसका क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है। स्क्रिप्ट्स और स्कल्पचर्स जो थे वो सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड होप वी विल see a better presentation in part 2. Thank you very much all of you. Thank you for your patience.